हेलो 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 हेलो, लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार देंगे पर उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी डीबीएमएस का पार्ट 3। बिल्कुल दीपक कश्यप जी हैं, नेहा शुक्ला जी हैं, मनीषा जी हैं, चिराग है, वैष्णवी मिश्रा है, ललित कुमारी हैं, शिव पूजन, वंदना, चुन्नू बाबू, रितेश, विवेक, चुलबुल, प्रेरणा, अभिषेक, संगीता, श्रेया कुमारी, निधि, मनीषा, विवेक, शिवानी, नंदिनी, तनुज, अदिति, अंजलि, सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। बिल्कुल उमेश प्रजापति जी भी हैं, श्रेया जी भी हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को। और हम यहाँ पर अपना डीबीएमएस चैप्टर को कर रहे थे और डीबीएमएस चैप्टर के अंदर हमने कई सारी अलग अलग चीज़ों को जाना था। अब हम यहाँ पर जो जानेंगे वो एंटिटीज वगैरह क्या होती है वो हमने जान लिया था। अब हम यहाँ पर एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे, है ना, कि डीबीएमएस में एट्रीब्यूट आपका क्या है। तो किसी टेबल में कॉलम्स या फील्ड, हर एट्रीब्यूट किसी एंटिटी या टेबल का एक विशेषता या गुण दर्शाता है। यह एट्रीब्यूट टेबल में स्टोर किए गए डेटा का विवरण प्रदान करते हैं। यानी कि आवाज सही नहीं आ रही, चेक करो। अच्छा, वॉइस वीडियो क्लियर है, वॉइस इज वेरी लो टुडे, चेक करा रहा हूं मैं, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एट्रीब्यूट है हमारा किसी टेबल में कॉलम या फील्ड्स, हर एट्रीब्यूट किसी एंटिटी या टेबल का एक विशेष या गुण दर्शाता है। यानी कि एट्रीब्यूट टेबल में स्टोर किए गए डेटा का क्या है, हमें विवरण एक प्रदान कर रहा होता है। एट्रीब्यूट का प्रयोग एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है ना। एट्रीब्यूट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो हम कहेंगे आपका एट्रीब्यूट का प्रयोग एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए आपका किया जाता है। और एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कल की क्लास में आपको दिखाया था कि इसे हम ओवल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल सा पूछा जा सकता है कि एट्रीब्यूट को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहेंगे कि ओवल के द्वारा आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आवाज भैया हमारी साइड से ठीक है, मैंने अभी चेक कराई है दोस्त, एक बार आप चेक कर लेंगे, सब कुछ क्लियर है, नहीं अच्छी वॉइस आ रही है, ओके भाई ठीक है। अब बात आती है कि एट्रीब्यूट होते कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, है ना। तो हम देखेंगे एक होता है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट, कौन सा, एक होता है हमारे यहाँ पर सिंपल एट्रीब्यूट, एक होता है हमारा की एट्रीब्यूट, एक होता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट, एक होता है हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, एक होता है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और एक होता है हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। यानी कि टोटल 6 प्रकार के, है ना, टोटल 6 प्रकार के हमारे यहाँ पर एट्रीब्यूट 5 प्रकार के होते हैं मेनली, अगर हम बात करें तो, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पर देखते हैं तो 6 नाम भी और भी नाम आ जाते हैं। जैसे अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूं तो मुख्यतः 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और टोपोलॉजी के नाम होते हैं। जैसे नेटवर्क में मैंने आपको बताया था कि मेनली जो नेटवर्क है वो लेन मैन 3 है, लेकिन उसके बाद भी हमने पेन को भी पढ़ा, वीपीएन को भी पढ़ा, तो उस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर एक एक करके जानेंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट इन डीबीएमएस, है ना। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर इसे एडिट करके 6 ही कर लो, है ना। इसे आप क्या कर लो, एडिट करके 6 ही लिख लो, चलो। अगर 6 ऑप्शन में ना मिले तो आप 5 भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हमारे होते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि डीबीएमएस में कौन सा एक एट्रीब्यूट का प्रकार नहीं है। तो हम कहेंगे देखो, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, सिंपल एट्रीब्यूट होता है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट के प्रकार होते हैं। अगर मैं एक एक करके इनके बारे में बात करूं कि सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सरल गुण। सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, हमारा सरल गुण। सर क्या ये टॉपिक यूट्यूब प्लस यूनिवर्सिटी में आएगा, बच्चे नहीं आएगा। तो हम देखेंगे ये एट्रीब्यूट इंडिविजिबल होते हैं, इन्हें और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि जो एक तरह से हेडिंग होती है ना, देखो जैसे आपको टेबल बना रहे होते हो, ठीक है, तो आप ऊपर यहाँ लिखते हो नाम, यहाँ लिखते हो फर्स्ट नेम या सेकंड नेम, तो ये जो है यही तो एट्रीब्यूट है ऊपर जो हेडिंग से आप डाल रहे हो। अब इसमें जो सिंपल एट्रीब्यूट है ये क्या कर रहा है कि सिंपल एट्रीब्यूट छोटे भाग होते हैं और इन्हें क्या है और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट हो गए और ये कौन से एट्रीब्यूट हुए, ये हमारे सिंपल एट्रीब्यूट हुए, ठीक है। कि दीज एट्रीब्यूट्स आर इंडिविजिबल, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, फॉर एग्जांपल अ पर्सन्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं जी, तो ये एट्रीब्यूट किसी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन से, एक की आपके की एट्रीब्यूट होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी डेटा आपने भरा है उसे यूनिकली पहचानने के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। अब यूनिकली पहचानने की बात क्या है, ये प्राइमरी की या कैंडिडेट की भी हो सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जैसे हमारा रोल नंबर होता है, अब कोई भी पेपर देते तो हजारों लोग हैं और उसमें एक नाम के बहुत सारे लोग होंगे। जैसे अगर मैं आप में से आपका नाम लूं, जैसे राम जी हैं, तो भैया राम जी के नाम से बहुत सारे बच्चे होंगे, शिवम गुप्ता के नाम से बहुत सारे बच्चे होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। जो सिंपल एट्रीब्यूट था उसने तो नाम बता दिया, ठीक है, अलग अलग नहीं कह सकता। लेकिन की एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एक स्पेसिफिक की, किसी की एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, किसी का रोल नंबर हो सकता है ना, किसी की प्राइमरी की या कोई कैंडिडेट की हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये एट्रीब्यूट की के अंदर आती है। तो वह एट्रीब्यूट जो एंटिटी सेट में प्रत्येक एंटिटी को यूनिक आइडेंटिटी करता है। रोल नंबर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है ना। तो की एट्रीब्यूट का टेक्स्ट अंडरलाइन होता है, ये बात भी याद रखना कि जो की एट्रीब्यूट होती है इसका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन होता है। तो दोनों एट्रीब्यूट में अंतर समझ में आया। सिंपल एट्रीब्यूट क्या है, ये छोटे होते हैं, विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, अलग होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की एट्रीब्यूट क्या है, तो की एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी में एक स्पेसिफिक चीज, मतलब एक अलग यूनिक पहचान की बात बताता है कि ये व्यक्ति स्पेसिफिक, हाँ यही है ये, जैसे कि हमारी कोई कैंडिडेट आईडी हो गई, कस्टमर आईडी हो गई, हमारी हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी होती है, उस प्रकार से, ठीक है दोस्त। जब बहुत बड़ा डेटा होता है तो वहां पर लोगों को, है ना, तो जब बहुत ज्यादा डेटा होता है तो वहां पर लोगों को नाम के हिसाब से नहीं जाना जाता, वहां पर लोगों को एम्प्लॉय आईडी या कैंडिडेट आईडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है जी। तो ये एट्रीब्यूट कई छोटे एट्रीब्यूट में विभाजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एड्रेस, एक कंपोजिट एड्रेस एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे कि जिसमें स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करूं कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है, सिंपल एट्रीब्यूट कौन सा था जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेकिन अगर मैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करूं तो इसे विभाजित किया जा सकता है। जैसे किसी का एड्रेस है तो हाउस नंबर अलग लिखो, गली नंबर अलग लिखो, है ना, सोसाइटी अलग लिखो, इसके अलावा कस्बा शहर अलग लिखो, डिस्ट्रिक्ट अलग लिखो, स्टेट अलग लिखो, कंट्री अलग लिखो, पिन कोड अलग लिखो। तो एक एड्रेस तो कंप्लीट एक होता है, लेकिन उसे हम अलग अलग हिस्से में भी बांट सकते हैं। तो ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। वह एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट के संयोजन से बनता है कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। स्टूडेंट्स का एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। स्टूडेंट्स का जो एड्रेस है, किसी का भी जो एड्रेस है, वो हमारा एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। अभी जब ये सारे पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसान फिर ये लगेंगे, है ना। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर नाम दिया गया है हमें सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट जो होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी के लिए केवल एक ही मान रखते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का एज, ठीक है, वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, किसी व्यक्ति की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है हमारी। ठीक है, अब ये तो हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है? जब मल्टी को समझोगे तो सिंगल फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि ये एट्रीब्यूट एक एंटिटी के लिए एक से अधिक मान रख सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के फोन नंबर, कार का कलर आदि। ठीक है, वह एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, इसे डबल ओवल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो सिंगल एट्रीब्यूट है, किसी व्यक्ति की जो एज है वो हमेशा एक ही रहेगी, वो चेंज तो होगी नहीं, है ना। मतलब वैसे तो चेंज होगी, 26 साल का होगा, 27 साल का, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो सेम रहेगी। तो ये सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन किसी की कार के कलर अलग अलग हो सकते हैं, फोन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, इसे हम डबल ओवल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या है जी? तो ये एट्रीब्यूट अन्य एट्रीब्यूट से गणना द्वारा निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एज को डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है, इस प्रकार के एट्रीब्यूट को वैल्यू को दूसरे संबंधित एट्रीब्यूट की वैल्यू से ड्राइव्ड किया जाता है, इसीलिए इसे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहा जाता है। यानी कि वो एट्रीब्यूट जिसे निकालने के लिए दूसरे एट्रीब्यूट की सहायता हमें लेनी होती है। इसे डैश ओवल से प्रस्तुत किया जाता है। डैश ओवल कैसा होता है? डैश से बना होता है, इस टाइप से, है ना। तो जो डैश डैश से बना होगा वो वाला। किसी पर्सन की एज को उसके बर्थ डेट से ड्राइव किया जाता है, तो एक एज तो क्या है, एक हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? बताएंगे मुझे। तो ये जो हमने यहाँ पर कुछ नाम जाने आपके अलग अलग एट्रीब्यूट के, ये कुछ हद तक आपको समझ में आए। अब एक भाई कमेंट कर रहे हैं सर ये याद नहीं हो रहे, बच्चे याद करने भी नहीं है, तो मैंने 2 से 3 बार पढ़ लेना है। फिर जब मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा ना, उनमें मैं इनके क्वेश्चन लाया करूंगा और तुम देखोगे कि क्वेश्चन आते ही अपने आप आपका दिमाग से एलिमिनेट करके आंसर कर ले रहा होगा। बहुत गहराई में सवाल यहाँ से बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो, तो एट्रीब्यूट हो गए हमारे। अगर मैं बात करता हूँ कीज इन डीबीएमएस, क्या है? डीबीएमएस में कीज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो हम देखेंगे कैंडिडेट की होती है, एक कैंडिडेट की होती है, एक सुपर की होती है, कंपोजिट की होती है, एक प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है और एक अल्टरनेट की होती है। एक कौन सी होती है? एक हमारी अल्टरनेट की होती है। कीज इन डीबीएमएस, तो जैसे ये डेटाबेस है और ये टेबल है हमारी। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, है ना। सर सिंगल एट्रीब्यूट दोबारा बता दो भैया, देखता हूँ कौन सा है सिंगल। सिंगल वैल्यूड वाला बता रहे हो या सिंपल वाला बता रहे हो भाई? कौन सा कर रहे हो? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये वो एट्रीब्यूट होता है जिसमें केवल एक ही मान रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति की एज हो गई हमारी, है ना। चलो आगे देखेंगे हम यहाँ पर डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की का मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट के समूह जो टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली पहचानने में मदद करते हैं से होता है। यानी कि डीबीएमएस में की क्या है हमारा? तो हम कहेंगे कि ऐसे एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का ग्रुप जो टेबल के रिकॉर्ड में यूनिकली पहचानने में मदद करते हैं। कीज का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइज करना। क्या है? कीज का मुख्य उद्देश्य डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रिटी बनाए रखना, एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल सुनिश्चित करना। इसके माध्यम से डेटाबेस में खोज, अपडेट और हटाने के लिए डेटा को सुरक्षित तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्या हुआ? ठीक है जी, चलिएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे कौन कौन सी हमारी डीबीएमएस की कीज होती हैं, तो हम कहेंगे कैंडिडेट की होती है, एक अल्टरनेट की होती है, एक कंपाउंड की होती है, एक सुपर की होती है, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है और ये आपकी की होती है। एक एक करके अगर मैं इन सातों कीज के बारे में बताऊं आपको, ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सुपर की, कंपोजिट की, यूनिक की। आपसे पूछा जाएगा दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा डीबीएमएस में की का एक प्रकार नहीं है, तो हम कहेंगे इनके अलावा जो नाम आपको देखने के लिए मिल जाए। प्राइमरी की का क्या काम है? तो प्राइमरी की एक या एक से अधिक कॉलम का समूह होता है जो टेबल में प्रत्येक रो को यूनिकली पहचानता है और प्राइमरी की का मान नल नहीं हो सकता, यानी कि प्रत्येक मान इसका यूनिक होना चाहिए। तो प्राइमरी की का संबंध हमारा किससे है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, तो प्राइमरी क्या है कि यूनिक होनी चाहिए जिससे कि हम आसानी से पहचान सके। उदाहरण के लिए स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की कौन सी होगी? अगर आपको टेबल दे दी जाए तो स्टूडेंट आईडी में जो स्टूडेंट की प्राइमरी की होगी वो हमारी क्या होती है? वो हमारी यहाँ पर प्राइमरी जो हमारी आईडी होती है, स्टूडेंट आईडी, वो प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की है, प्राइमरी की यूनिक होती है, किसी भी टेबल में केवल एक प्राइमरी की होती है और इसे नल वैल्यू को कंटेन करती है। यानी कि आप देखेंगे जैसे एम्प्लॉय मान लो, है ना, तो एम्प्लॉय आईडी जो है हमारी, ये क्या हो गई? ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये जो एम्प्लॉयज नंबर है आपके, यही हमारी प्राइमरी की का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो हमारा क्या है? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं दीपक भाई, परेशान ना हो, आप इसे देखें, बाकी मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दूंगा, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, चलो, तो अगर मैं आपसे पूछा जाए कि इनमें से आपकी एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की कौन सी है, तो याद रखना जो एम्प्लॉय आईडी होती है, जो स्टूडेंट की आईडी होती है, जो कैंडिडेट की होती है, ये हमारी क्या होती है? हमारी प्राइमरी की का उदाहरण होती है। ठीक है, अब कैंडिडेट की क्या है जी? है ना, जैसे एम्प्लॉय की जो आईडी है वो प्राइमरी की हो गई। अब कैंडिडेट की क्या है? तो कैंडिडेट की वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टेबल में रो को यूनिकली पहचान सकते हैं। एक टेबल में कई कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक को ही प्राइमरी की चुना जाता है। एक टेबल में क्या होता है दोस्तों? एक टेबल में कई सारी प्राइमरी की हो सकती हैं। कैंडिडेट की वे एट्रीब्यूट होते हैं जो टेबल में रोज को यूनिकली पहचान सकते हैं। एक टेबल में कैंडिडेट की हो सकती है, कई कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन उनमें से जो प्राइमरी की है वो हमारी एक ही होगी। उदाहरण के लिए जैसे स्टूडेंट आईडी है और ईमेल, दोनों ही कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन एक को प्राइमरी की के रूप में चुना जाएगा, दोनों को हम प्राइमरी की नहीं कह सकते। जैसे कि कैंडिडेट की हर रिकॉर्ड को यूनिक रूप से पहचानने के लिए की योग्यता रखती है कैंडिडेट कुंजी डेटाबेस तालिका में एक न्यूनतम सुपर कुंजी है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये किसी कैंडिडेट की है हमारी, है ना, तो किसी स्टूडेंट आईडी, उसका रोल नंबर, उसका पहला नाम, उसका लास्ट नाम, उसकी ईमेल आईडी, ये सारी क्या है हमारी? ये सारी की सारी कैंडिडेट की है, लेकिन प्राइमरी की क्या है हमारी? उनमें से कोई एक ही हो सकती है ना। वेरी गुड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट की, कौन सी होती है आपकी अल्टरनेट की? तो जो कैंडिडेट की प्राइमरी की के रूप में चयनित नहीं हो सकती, वे अल्टरनेट की होती है। मतलब समझिए, वे की जो प्राइमरी की के रूप में आप नहीं चुन सकते, प्राइमरी की के रूप में कैसे चुनोगे? जो यूनिक होगी, है ना, तो जिसे आप प्राइमरी की के रूप में नहीं चुन सकते, वे हमारी क्या है? वे हमारी अल्टरनेट की होती है। उदाहरण के लिए जैसे स्टूडेंट आईडी है तो ये प्राइमरी की है, ईमेल जो है हमारा ये अल्टरनेट की हो जाएगा, है ना। जैसे सभी कैंडिडेट्स कुंजियों में से केवल एक को प्राथमिक कुंजी के रूप में चुना जाता है, बाकी की अल्टरनेट कुंजी हमारी होती है। जैसे ये वाला जो है डेटा, ये हमारा प्राइमरी की है और बाकी हमारी क्या है? अल्टरनेट की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला नाम आता है एक हमारा फॉरेन की क्या होती है? कौन सी? इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा फॉरेन की क्या होती है? तो फॉरेन की
एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का समूह होता है जो एक टेबल को दूसरी टेबल की प्राइमरी की से जोड़ता है। सिंपली यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डीबीएमएस में एक टेबल को दूसरी टेबल की प्राइमरी की से जोड़ने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे फॉरेन की का प्रयोग करते हैं। यह दो टेबल के बीच डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखता है। ठीक है, दो टेबल्स के बीच डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए कौन रखता है हमारा, तो वो हमारा फॉरेन की होता है। उदाहरण के लिए एनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की हो सकती है, जो स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी को क्या करेगी, रेफर करेगी। उदाहरण देखो, फॉरेन की को रेफरेंसिंग की भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा कि फॉरेन की को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे कि जो फॉरेन की होती है हमारी, इसे रेफरेंसिंग की भी कहा जाता है। जो फॉरेन की होती है हमारी, इसे हम रेफरेंसिंग की भी कहते हैं। जब किसी एक प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे फॉरेन की कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पर फॉरेन की कह रहे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला है हमारा यहाँ पर सुपर की। कौन सा, सुपर की का क्या काम है, तो सुपर की एक या अधिक एट्रीब्यूट। देखो ये चीजें ऐसी हैं कि साथ के साथ तो याद नहीं होंगी, इसके लिए आपको अलग से थोड़ी एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप एमसीक्यूज लगाओगे रिवीजन करने के बाद, उसके माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वहां से ये क्लियर होगा कि आखिर सवाल कैसे बनेगा। तो सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह होता है जो टेबल में रो को यूनिकली पहचानता है। सुपर की क्या है, ये एक एट्रीब्यूट का समूह होता है जो टेबल में रोज को यूनिकली पहचानता है, और हर प्राइमरी की अपने आप में एक सुपर की होती है, लेकिन हर सुपर की एक प्राइमरी की नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे स्टूडेंट आईडी है तो ये एक सुपर की है, और स्टूडेंट आईडी के साथ साथ ईमेल भी एक आपकी क्या है, सुपर की है। जैसे आरडीबीएमएस में सुपर की कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है, सुपर की एक या एक से अधिक फील्ड के संयोजन से क्या है आपकी बन रही होती है। उदाहरण आपको दे दिए। और अगला है हमारे यहाँ पर कंपोसाइट की। कौन सी, अगली है हमारे यहाँ पर कंपोसाइट की। तो कंपोसाइट की दो या दो से अधिक कॉलम्स का समूह होता है जो मिलकर टेबल में रो और यूनिकली पहचानता है। कंपोसाइट की तब प्रयोग की जाती है जब कोई सिंगल कॉलम यूनिकली आइडेंटिटी नहीं कर सकता तब। उदाहरण के लिए एनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलकर कंपोजिट की क्या है आपकी बना सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जब कोई प्राथमिक कुंजी ना हो तो विशेषताओं को जोड़ें और एक प्राथमिक कुंजी बनाएं। प्राथमिक कुंजी का संग्रह है, इसे कंपाउंड कुंजी भी कहा जाता है। यानी कि ये जो हमारी कंपोसाइट आपकी कौन सी कंपोसाइट कुंजी है उसका यही काम है, इसे कंपाउंड कुंजी भी कहा जाता है। जैसे कि एटीएम का कार्ड पिन वगैरह हो गया, ये हमारे इसी के उदाहरण होते हैं। इसके बाद अगला है हमारे यहाँ पर यूनिक की। तो हम एक तालिका में केवल एक प्राइमरी की रख सकते हैं, जबकि हमारे पास एकाधिक यूनिक कुंजी हो सकती है। हम अपनी तालिका में क्या है, ये जो प्राइमरी की है वो एक ही रख सकते हैं। वाई आर यूज्ड की यूज, यानी कि कीज का प्रयोग किया क्यों जाता है, आखिर जो की होती है इनका प्रयोग आखिर किस लिए किया जाता है, तो एक तो किया जाता है यूनिकनेस के लिए। किसके लिए, तो एक तो किया जाता है यूनिकनेस के लिए कि कीज टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानती है। जो की होती है ये क्या काम करती है आपकी, ये टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानती है। फॉरेन कीज दो टेबल के बीच रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखती है। क्या, जो फॉरेन की होती है हमारी, ये क्या काम करती है, दो टेबल के बीच रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखती है। डेटा रिट्रीवल क्या है जी, तो कीज डेटा को जल्दी और एफिशिएंशियल रिट्राइव करने में मदद करती है। और डेटा इंटीग्रिटी क्या है, तो कीज इंश्योर करती है कि टेबल में डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी आपकी क्या है बनी रही। ठीक है जी, तो ये था आपका डीबीएमएस का चैप्टर। हालांकि अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या ये पूरा 100% खत्म हो गया, तो नहीं भाई, 100% खत्म नहीं हुआ, बट हमने उतनी चीजें जरूर कर ली जितनी आपके पेपर के लिए जरूरी थी, जितनी आपके लिए सीखना जरूरी था। ठीक है, तो मुझे एक बार बताएंगे कि चीजें समझ में आई। 100% तो नहीं आई होंगी, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर 40-50% भी आई हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इससे आने वाले सवाल को कर लोगे। बस आपको ये चीजें 2 से 3 बार पढ़नी होंगी, साथ में ही इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है उनको एक बार जरूर देखना होगा। और उन्हें आप कैसे देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी वीक मतलब महीने में एक बार एक मैराथन लिया करूंगा। लगभग 100 क्वेश्चन हम उसे एक क्लास में किया करेंगे, और उन 100 क्वेश्चन की सहायता से हम पूरे अपने कंप्यूटर के सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब आप कहेंगे कि सर कब होगी हमारी वो मैराथन, तो इसी महीने में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बाकी टीचर से इन्फॉर्म करवा दूंगा जो जिनकी क्लास इस बैच में चल रही है वहां पर। ठीक है, वहां पर मैं इन्फॉर्म करवा दूंगा, 4-5 दिन पहले से इन्फॉर्म करवाना शुरू कर दिया करूंगा कि भैया उस तारीख को संडे को आपकी इतने बजे मेरी क्लास होगी, और आप अपना रिवीजन करते रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें देखते रहिएगा। ठीक है, अभी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर आज लास्ट क्लास होगी क्या, कोर्स खत्म हो जाएगा, बच्चे हो गया खत्म, है ना, बिल्कुल हो गया खत्म। एक बार आप मुझे बताएंगे कि कैसा रहा ये सफर, है ना। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी भी बैच में पढ़ाते हैं, है ना, तो बच्चा फिर भी छुट्टी कर सकता है। बच्चे का मन ये है कि वो प्री के बाद पढ़ेगा, उसने 4 क्लास अभी ली और प्री के बाद पढ़ने के लिए कंप्यूटर छोड़ दिया, है ना। तो आप देखोगे कि बच्चे को भी लगा होता है, नो डाउट, बट हमारे पास एक जिम्मेदारी होती है, हमें एक फिक्स टाइम पर, है ना, हमें क्या करना होता है, हमें एक फिक्स टाइम पर ही आपके लिए आना है, एक जिम्मेदारी के साथ आना है, तो एक अलग लगाव हो जाता है आप लोगों से। और मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, अगर आपको याद होगा, मैराथन बच्चे यूट्यूब पर होगी, पीडीएफ वगैरह सब उसकी मिलेंगी, है ना। थोड़ी सी बात करते हैं, मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था कि मैं जितने भी बैच अभी तक पढ़ाए हैं उन सभी बैचेस में अगर मैं कोई एक बहुत समझदार बैच की बात करूं तो मुझे वो आपका बैच लगा, क्योंकि आपके बैच में कभी भी कोई बहुत ज्यादा फालतू के कमेंट आना, फालतू के डाउट, कुछ बच्चे होते हैं का, लेकिन जैसा हम सामना बाकी बैचेस में करते हैं वैसा आपके में बिल्कुल भी नहीं था, है ना। मतलब ऐसा मुझे लगा कि हाँ मैं किन्हीं बैंकर्स को पढ़ा रहा हूँ, है ना, एक अच्छे माइंड वाले लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पता ना कि मतलब एक मचुअल लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इतना कह सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। अब याद आएगी, क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम महीने मुलाकात करते रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपसे मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे हमेशा कहना चाहूंगा कि सफल तो होना ही जिंदगी में, ठीक है, जितने सफल हो पाओ उतने सफल होना, लेकिन सफलता की राह पर आपको ये कभी ना करना पड़े कि आपको सफल होने के लिए किसी और को नीचे गिराओ आप, ये आपको कभी नहीं करना है। हमेशा सफल होने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर सफल इंसान अच्छा इंसान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर अच्छा इंसान सफल जरूर होता है। थोड़ा लेट हो वो बात अलग है, लेकिन होता जरूर है सफल। ठीक है, आप थोड़े कम सफल हो जाना लेकिन किसी का दिल मत दुखाना, आप थोड़े कम सफल हो जाना लेकिन किसी की हाय मत लेना, आप थोड़े कम पैसे कमा लेना लेकिन किसी के हक का पैसा कभी मत मारना। ठीक है, तो ये चीजें आप अगर थोड़ी सी देखो, जिंदगी में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्त जिनके पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन सुकून की बहुत कमी है, और सुकून बहुत महंगी चीज होती है। और सुकून कैसे मिलता है, सुकून किसी की हाय किसी की बददुआ लेकर के नहीं मिल सकता। सुकून मिल सकता है आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप हमेशा सदैव लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती, मदद हमारे कर्मों से होती है। हम अगर कोई बच्चा परेशान है, हमने उससे 2 मिनट बात कर ली, हमने मोटिवेट कर दिया, ये भी मदद का हिस्सा है। हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमें रास्ते में दिख गया भैया बड़ा बड़ा, उसका बैग उठा करके हमने उसके प्लेटफॉर्म क्रॉस करा दिया रेलवे स्टेशन पर, ये भी एक प्रकार की मदद है। और जब ये दुआ हमें मिलती है ना दिल से, तो यही हमें सच मायने में सफल बना रही होती है। सफलता के मायने सबने अलग अलग बना रखे हैं, कोई क्लर्क है तो कम सफल है, कोई पीओ है तो ज्यादा सफल है, बच्चे ऐसा नहीं होता। होता है दुनिया की नजर में होता है, नो डाउट, सब लोग ऐसे मानते हैं। लेकिन अगर वो पीओ अपनी मतलब गलत काम करता है, लोगों की इज्जत नहीं करता, लेकिन जो क्लर्क है वो एक अच्छा इंसान है, वो सबकी मदद करता है, तो भाई वो वास्तविक मतलब ऊपर वाली की नजर में वो ज्यादा सफल है। समझ रहा मेरी बात। तो ये सभी चीजें आपको क्या करनी है,
है ना? ये सभी चीज़ें दोस्त आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि यही एक व्यक्ति को सच्चे मायने में इंसान बनाती हैं। और अपने लिए तो पूरी दुनिया जीती है, कोई कीड़ा-मकोड़ा होगा, है ना, जानवर होंगे, वो भी अपने लिए तो भोजन ढूँढ ही लेते हैं कहीं न कहीं से, ठीक है? लेकिन अगर हमें इंसानी जन्म मिला है तो हम दूसरों के भी काम आ सकें, ये भी कोशिश करिएगा। आप कहेंगे सर खुद का पेट तो भरा ना जा रहा, खुद की नौकरी तो लग ना रही, दूसरों की कहाँ से सोचें? तो मैं नहीं कह रहा कि पैसे से करो, लेकिन बहुत सारे ज़रिए होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी से प्यार से बात करना, किसी को इज़्ज़त दे देना मात्र, है ना? आप कहीं गए, आपको आपके बैंक में जो गेटमैन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो गेटमैन होंगे, जो पानी पिलाने वाले भैया होंगे, उनसे अगर आप प्यार से बात कर लोगे, भाई कैसे हो? वो उनके चेहरे पर जो हँसी आएगी, जो स्माइल आएगी, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी, है ना? सर बहुत लगाव हो गया, बच्चे बिल्कुल मुझे भी बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और इसी वजह से मैंने आपको बताया भी था कि भैया अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई बात करनी हो, तो मैंने अपनी आईडी बताई थी कल की क्लास में, शिवम_गुप्ता_RW आप कर सकते हैं, है ना? चलिए, बाकी रिवीजन अपना अच्छे से करिएगा। सर एग्जाम तक खुद को मोटिवेट कैसे रखें? बच्चे मोटिवेट खुद को रखना ही क्यों है? आप खुद से ये सोच करके देखो कि क्या आपके जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं? अगर आपके घर पे 2-4 बीएमडब्ल्यू खड़ी हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो तुम तैयारी क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर आपके घर के हालात सही नहीं हैं, तो भाई इससे ज़्यादा मोटिवेशन की क्या ही ज़रूरत है? तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो इसका खामियाजा तुम्हें क्या भुगतना पड़ सकता है? आने वाले समय में कॉम्पिटिशन दिन ब दिन सरकारी नौकरी में बढ़ता जा रहा है, और प्राइवेट की तो हालत खराब है ही। अच्छी डिग्री किए हुए बच्चे भी 20-20, 25-25 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं, और या तो आप तैयारी शुरू ही नहीं करते। अब जब आपने तैयारी शुरू कर दी, जब आप उस राह पर आ चुके हो, तो फिर क्यों ना थोड़ी-सी मेहनत ही कर ली जाए? है ना? क्यों ना थोड़ी-सी मेहनत कर ली जाए? तो ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ दोस्त अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना, है ना? ये सभी चीज़ें आपको एक अलग लेवल पर लेकर के जाएँगी। जब देखो आप देखते होंगे, ये बात आज मैं लास्ट क्लास इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप देखते होंगे जैसे बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पैसा काम नहीं आता। पैसा बहुत सारी जगह काम आता है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पैसा काम नहीं आता, जहाँ दुआएँ काम आती हैं। जैसे कि जब हॉस्पिटल में कोई वेंटिलेटर पर लेटा होता है ना, तो डॉक्टर कह देता है भैया ऊपर वाले से कहो हमारा कुछ नहीं है। और जाने-अनजाने में देखो उन लोगों की मदद तो दुनिया करती है जिन्हें जानते हैं, ठीक है? लेकिन कभी ऐसे लोगों की मदद करके देखना जिन्हें तुम जानते ही नहीं हो। कभी हॉस्पिटल में ऐसे व्यक्ति को ब्लड दे करके देखना, डोनेट करके देखना, जिससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हें लाइफ में दोबारा उससे तुम ब्लड ले भी नहीं सकते। जैसे होता है ना कि हम अपने दोस्त को तो ब्लड दे देंगे, भैया दोस्त को ब्लड दे देंगे कि इसकी मम्मी बीमार है, मेरी मम्मी मुझे कभी जरूरत पड़े तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन हम उन लोगों की मदद नहीं करते जिनके पास कोई नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करोगे तो आपकी मदद ऊपर वाला करेगा। ठीक है दोस्त? हाँ, बिल्कुल। ठीक है भैया, बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो ज़रूर आप बहुत आगे जाएँगे, बहुत अच्छे तरीके से, है ना? बहुत अच्छी तरह से आप चीज़ों को करेंगे। बाकी रिवीजन करिए बहुत अच्छे से, पढ़िए बहुत अच्छे से, मेहनत करिए बहुत अच्छे से लगातार। और आपको अब ये सिलेबस कैसे रिवाइज़ करना है, तो आप रोज़ देखो 1 बजे अगर याद आएगी कर रहे हो ना, तो तब पता चलेगा जब तुम रिवीजन करोगे। रिवीजन एक भी दिन नहीं करोगे मेरे कहने से। आपको क्या करना है, आपको रोज़ 1 पीएम अपना अगर लाइव क्लास देखने की आदत है, तो रोज़ एक-एक चैप्टर, या मैं कहूँ कुछ-कुछ 4-4 पेज जितने भी अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो 4-4 पेज रिवाइज़ करना शुरू करो। आप देखोगे कि 1 महीने में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बीच में मैं एक मैराथन लेकर के आ जाऊँगा। उसमें मैं आपको क्वेश्चन्स कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके के, ये चीज़ें करा दूँगा। बाकी जब आपका मेन प्री का पेपर हो जाएगा, फिर हम आपके मेंस के लिए कुछ क्लासेस चलाएँगे, वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो मेहनत करना मत छोड़ना, है ना? मेहनत करना कभी मत छोड़ना। कई बार ऐसा होगा देखो जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि आप सबकी नौकरी नहीं लगेगी। ये एक कड़वा है, लेकिन एक सच है ना? ये कड़वा है, लेकिन सच है, ये बात आप जानते हो। तो कभी भी सरकारी नौकरी को खुद से ज़्यादा बड़ा मत मानना। एक ये भी चीज़ है आपकी, है ना? क्या है कि कभी भी सरकारी नौकरी को खुद से ज़्यादा बड़ा मत मानना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखो, जब बच्चा शिद्दत से मेहनत करता है ना, और अगर वो रह जाता है तो दुःख होता है, नो डाउट। लेकिन भगवान जो आपको देता है ना, उसके बदले जो भी आपसे लिया जाता है, अगर आपने सच में मेहनत की है, और अगर भगवान ने कुछ आपसे लिया है और आप मेहनत लगातार करते रहेंगे, तो आपको उससे कहीं ज़्यादा गुना मिलेगा। तो हिम्मत मत हारना, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक लगे रहना। और कौन कहता है तुम असफल हो? तुम पहले से ही सफल हो। कैसे? क्योंकि जिस एज में तुम अपनी आंखें फोड़ रहे हो ना पढ़ाई करने में, उस एज में लोग अपने मम्मी-पापा के ऊपर कर्जा कर रहे हैं। कर्जा लेकर के गलत काम कर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, अलग-अलग तरीके के उनका नाम डुबाने में लगे हैं। तुम एटलीस्ट प्रयासरत तो हो, है ना? सफलता मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो राह से, जो घर से निकले ही नहीं। तो एटलीस्ट आप उस पथ पर तो हैं जहाँ एक सही मार्ग है। सफलता क्या होता है भाई? अगर तुम जिस समय पर तुम्हें जो चीज़ करनी है, अगर तुम उस समय पर वो काम कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी सफल हो। आपके हाथ में नहीं है सफल होना। आप कितनी भी मेहनत कर लो, बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। यूपी पुलिस में नंबर आए भाई साहब 300 में से 280, लेकिन बच्चे का क्या हुआ? एंड टाइम पे पैर टूट गया, रनिंग ही नहीं कर पाया। तो मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो। एक दिन तुम्हारा होगा और उस दिन सब अच्छा होगा। ठीक है दोस्त? तो इतनी ही बात। बाकी आप लोगों की कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई मुंडावा प्रवीण भाई बिल्कुल कराया है। आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, बहुत अच्छी तरह से आप चीज़ों को देखिएगा, ठीक है? और जब पैसे कमा लो, जब नौकरी लग जाए, प्राइवेट लगे, सरकारी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो देना मत। घरवाले देते हैं, रिश्तेदार देते हैं, लेकिन तुम मत देना इस चीज़ को। अगर लग जाओ तो जो नहीं लग पाए उन्हें हीन भावना से मत देखना, और नहीं लग पाओ तो खुद को हीन भावना से मत देखना। बस हमने एक प्रयास किया था, पूरी ताकत से किया। प्रयास यार ईमानदार होना चाहिए। अब तुम प्रयास भी ईमानदार नहीं कर रहे और तुम सोच रहे हो कि भगवान कुछ करेंगे, नहीं। प्रयास में अगर ताकत है तो सच में आप सच्चे मायने में आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? बिल्कुल। और कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं कह रहा था कि पैसे खूब कमाना, ठीक है? लेकिन मैंने अभी एक रील भी बनाई थी, अगर इंस्टाग्राम पर आपने किसी ने देखी हो, पैसे बचाना भी, लेकिन थोड़े कम बचा लेना। लेकिन जैसे ही सफल हो जाओ ना, सबसे पहले मम्मी-पापा के लिए जितना हो सके उतना करना। उन्हें साड़ी वगैरह तो आप दिलवा ही दोगे, उन्हें जहाँ वो घूमना चाहते हैं, बताते नहीं हैं, वो कहीं नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें तीर्थों पर ले जाना, जहाँ वो जाना चाहते हो, जो वो खाना चाहते हो, जो मतलब उनके लिए कभी लोभ मत करना। अगर खुद कभी अकेले जा रहे हो कहीं ट्रिप पे, तो भले ही बिना एसी के रूम में सो जाना, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ हों तो एसी के में ही सुलाना उन्हें, क्योंकि वो वही माँ-बाप हैं जिन्होंने खुद को मतलब परेशान रख करके आपको बहुत कैसे राजकुमार बना करके, राजकुमारी बना करके पाला है। तो खूब पैसे कमाना, लेकिन उन पैसों के लिए लोभ अपने लिए, खुद के लिए भले ही थोड़ा सा कर लेना, लेकिन मम्मी-पापा के लिए कभी मत करना। जितना कर सको उतना उनके लिए करना। वो जो दुआएं आपको मिलेंगी, वो मतलब आप रियल लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, सोचते हैं मैं करूंगा, लेकिन लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम सोचेंगे तब करेंगे, लेकिन तब हमारे पास कोई होता ही नहीं है ना? हमारी सफलता पे इतराएगा कौन, है ना? जब हम समय से सफल नहीं होंगे, तो कोशिश करो समय पर सफल हो जाओ। बहुत ज्यादा समय नहीं देना, 30 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी है। अगर एक दो प्रयास बहुत अच्छे से करो, अगर लगे ठीक है, सिलेबस वगैरह एक बार बच्चा अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद अगर वो प्राइवेट जॉब के साथ भी पेपर देगा, 2-3 घंटे भी खुद को देता रहेगा, तब भी वो पेपर क्लियर कर सकता है ना? तो ऐसा कोई मत करिएगा कि 30 साल तक नौकरी नहीं लग रही तो करे ही जा रहे नौकरी की तैयारी, नहीं। एक लिमिटेड तक तक आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिए, और उसके बाद फिर नहीं लग पा रही तो प्राइवेट में लगिए, कहीं जॉब ढूंढिए अच्छी सी, उससे अपना थोड़ा बहुत करिए, और साथ में इसका भी प्रयास करते रहिए, ठीक है?
बिल्कुल। सर वही सोचा है आपकी तरह कार गिफ्ट करनी है माँ-बाप के लिए। बहुत अच्छे भाई, है ना? मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप अपने मम्मी-पापा को कुछ भी मतलब मुझे आप लोगों से गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए, नॉट अ सिंगल कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मम्मी-पापा को जितना खुश रख सको, उतना खुश रखना, ठीक है? और बात किया करो उनसे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे शायद लाइव देखते-देखते या जो रिकॉर्डेड देखेंगे वो काट देंगे यहाँ से। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बात किया करो उनसे। मदर्स डे पर स्टेटस सब लगाते हैं, लेकिन क्या मम्मी से रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट भी कोई बैठ कर के बात करता है? बहुत सारे बच्चे आप में से करते होंगे बट बहुत सारे बच्चे नहीं करते। एक होता है कि मतलब एक गैप रहता है, नहीं कर पाते, क्या बात करें? बट फिर भी करनी चाहिए, मेरे कहे अनुसार करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप देखो कि आज से 20, 25, 30 साल बाद तो शायद हम सब में से बहुत सारे के मम्मी-पापा हमारे साथ नहीं होंगे और तब हम उनकी कमी महसूस करेंगे। तो जब हमारे पास साक्षात भगवान हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे कुछ बात करें, थोड़ा उन्हें समझें, जानें वो क्या चाहते हैं और उनके सपनों को पूरा करें, है ना? तो ये चीज़ें दोस्त ज़रूर करिएगा, ठीक है ना? हाँ, तो बिल्कुल उन्हें घुमाने ले जाओ खूब जितना अच्छे से कर पाओ। मैं कह रहा हूँ खुद के लिए मेरी खुद की आदत है, मैं खुद के लिए लोभ कर सकता हूँ, मैं खुद फ़ोन सस्ता चला लूँगा, लेकिन मम्मी ने अगर कहा है कुछ, उन्हें बताऊँगा कम का है, लेकिन बढ़िया से बढ़िया उनके लिए। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, तो आप सच्चे मायने में सफल हो जाएँगे। मैं सच्चे मायने में सफल होना क्या होता है वो बता रहा हूँ। तुम डीएम भले ही बन जाओ, लेकिन अगर तुम अपने मम्मी-पापा के ख्याल नहीं रख पा रहे, तुम ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए, मम्मी यहाँ बीमार है, तुम उन्हें देखने नहीं आ पा रहे, तो तुम्हारी सफलता, तुम्हारे लाखों रुपए, तुम्हारे करोड़ों रुपए किसी भी काम के नहीं है। और अगर तुम 15,000 भी कमा रहे हो और तुम आकर के अपने मम्मी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, मम्मी अगर सर पे हाथ फेर रही है ना, तो बच्चे तुम सबसे ज़्यादा सफल हो, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, ठीक है? ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए हमेशा, बहुत तरक्की करिए। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, मिस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।